हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एकाग्रता। तो आज हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने अपना एक तरह से कंट्रोल जमा लिया था, एक तरह से कंपनी को सबॉर्डिनेट बना दिया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक तरह से हेड कर रही थी, किसको? कंपनी को। और वहां उससे जो भी कंपनी है, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि इंडिया में काम कर रही है, उसने जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने क्या किया, एक तरह से उसको क्या बना दिया, सबॉर्डिनेट बना दिया। ऊपर से उसकी जो कि पॉलिटिकल राइट्स थे, जितने भी पॉलिटिकल राइट्स थे वो सारे सारे ले लिए गए और कमर्शियल राइट उसको छोड़ दिए गए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर करके आगे जितने भी देखेंगे हम, उसकी इस चार्टर एक्ट में 1813 में उसकी मोनोपोली ही छीन लेंगे। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। कौन छीन रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बाद चार्टर एक्ट आया। इससे पहले एक और चार्टर एक्ट था, इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं करवाया, क्योंकि उस चार्टर एक्ट में यही था कि जितने भी चार्टर एक्ट आएंगे वो हर 20 ईयर के पीरियड में आएंगे। तो इसके बाद 1813 के बाद 1833 आएगा। तो ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे और इंपॉर्टेंट जितने भी एक्ट्स हम देखते जाएंगे। तो जैसे कि जो हमारी कहानी में हमेशा एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है, वो जानना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही चीज एक तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि ये जो इंडिया में एक्ट्स आए हैं इनका मतलब क्या है। ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाया, एक तरह से माइंड मैप की फॉर्म में। तो बहुत सिंपल वे में है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये पूरा हम कवर कर लेंगे। ठीक है, समझते हैं हमारा पहला बैकग्राउंड। चार्टर एक्ट में क्या था? देखो, बैकग्राउंड यही है कि इसकी हिस्ट्री ये है कि जो नेपोलियन है हमारा, नेपोलियन आपको सभी को पता है कि नेपोलियन जो था फ्रांस था, इसका इन्फ्लुएंस फ्रांस में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था एज ए बिजनेस, और फ्रांस के अंदर बहुत ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस जब बढ़ रहा था तो कहीं ना कहीं उस वक्त जो ब्रिटिश और फ्रांस है इन दोनों की बहुत कम बनती थी, इनकी बनती नहीं थी। तो जो नेपोलियन पार्ट है, जो नेपोलियन है, उसने क्या किया, उससे जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था उसने क्या किया, अपने एक तरह से कंट्री को लीड कर लिया, यानी कि जितने भी उसके आसपास की कंट्री थी एक तरह से अलायंस बना लिया, एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, और कहा कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ हमें क्या नहीं करना, ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, एक तरह से, क्योंकि जो कि जैसे जो नेपोलियन है उसको इन्फ्लुएंस के एक तरह से ये अपनी ही आसपास की कंट्री में क्या करना चाह रहे थे, ट्रेड करना चाह रहे थे, और ब्रिटिश से उनको मना कर दिया क्योंकि इनकी सही से बनती नहीं थी उस वक्त। अब आ जाते हैं हम, जब ट्रेड बंद कर देंगे किससे? ब्रिटिश से। ब्रिटिश कंपनी थी जो कि बिजनेसमैन थे, कहां पर? इंग्लैंड के अंदर। तो वहां पर क्या दिक्कत सामने आई अभी? देखो, वो आसपास की अपनी कंट्री से तो क्या नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते। इंडिया में वो जा नहीं सकते क्योंकि अभी भी मोनोपोली कहां पर है? अभी भी मोनोपोली इंडिया के अंदर किसकी है? ईस्ट इंडिया कंपनी की है। तो देखो, यहां पर दो जगह से क्या है, जो ब्रिटिश बिजनेसमैन है इंग्लैंड में, जो है दो तरीके से फंसे हुए हैं। ना वो फ्रांस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, जो आसपास की कंट्री है वहां पर ट्रेड कर सकते हैं, ना वो मोनोपोली है इंडिया की, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के, ना वो यहां पर कर सकते हैं। और यह तो इसी की वजह से जो एक तरह से जो बिजनेसमैन है वो बहुत ज्यादा चिड़े हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि उनको फायदा नहीं हो रहा। वो देख रहे हैं दूर से, जल रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा छाप रही है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। तो वही चीज क्या आ जाती है कि जो ब्रिटिश बिजनेसमैन है, देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है, तो इनकी कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंच भी रहती है। तो वही चीज इन्होंने किया कि जो इन बिजनेसमैन है, यहां पर इन्होंने क्या लगाया, एक जगह से जुगाड़ है, मैंने लिख भी रखा है जुगाड़। तो इन्होंने एक जुगाड़ लगाया और इनसे एक चार्टर पास करवाया जो कि था चार्टर एक्ट 1813। और इस चार्टर में क्या था कि जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी जो मोनोपोली है वो खत्म होने की बात कही थी, जो कि 1818 में जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली को क्या कर दिया गया, ओवर कर दिया गया। रीजन आपको बता दिया मैंने, पूरा बैकग्राउंड क्या था उसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि मोनोपोली उसकी खत्म कर दी गई। ऐसे ही हम आगे आगे चलते रहेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कि पावर है एक तरह से पूरा जो कवर कर रखा है वो क्या करेगी, एक तरह से वो चली जाएगी और 1857 में पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट के यानी कि क्राउन के कंट्रोल में आ जाएगा। जब पहला जो पॉइंट आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो खत्म कर दी गई और इसको क्या किया गया कि सिर्फ टी, चाय और ट्रेड विद चाइना ही रखा गया, यानी कि ये अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि इंडिया में है
वो सिर्फ दो पे ट्रेड कर सकती है, एक तो टी और ट्रेड विद चाइना। ठीक है, ये सिर्फ दो इन पॉइंट्स पे वो ट्रेड कर सकती है। बाकी अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर हैंड मोनोपोली क्या थी, अब बिजनेसमैन कहां पर आएंगे, अब सीधा इंडिया के अंदर आएंगे, क्योंकि अब मोनोपोली क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जब भी आएंगे तो उसको इफेक्ट भी दिखेगा। अब इफेक्ट कैसे दिखेगा, सीधी सी बात है, इफेक्ट किस किस पे दिखने वाला है, इफेक्ट दो पे दिखने वाला है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी पे और दूसरा जो इंडियन वर्कर्स हैं वहां पर। रीजन क्या है, देखो जो बाहर की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत अच्छी थी, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स थे हमारे पास, उनके पास, हमारे इंडिया के पास मशीनरी नहीं थी। ठीक है, हमारे एक तरह से जो एक हाथ से जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे और छोटे छोटे टेक्सटाइल वर्कर्स थे, आर्टिशियन थे, वो ज्यादातर अपने हाथों से ही काम करते थे। ठीक है, तो यहां पर वही चीज हुआ जो इफेक्ट हुआ किसका, न्यू कंपनीज आने पर इंडिया पर एक तरह से बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज आई। ठीक है, इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज आई, उसका क्या है जो कि वो मेन चीज क्या लाई, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स लाई। अब आप खुद ही सोचो कि आप एक नॉर्मल हाथों का बुना हुआ स्वेटर पहनना पसंद करोगे या फिर एक बिल्कुल फिनिश्ड ब्रांडेड स्वेटर पहनना पसंद करोगे जिसके अंदर जो कि क्वालिटी में बहुत ज्यादा अच्छा है और उसकी प्राइस भी कम है। यहां पर प्राइस क्यों कम है, क्योंकि वो मशीन से बनाई जा रही है और कम टाइम में बनाई जा रही है। हाथों के सामान तो वैसे ही महंगे बिकते हैं। तो वही चीज, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि एक तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उसकी प्राइस भी कम है तो ये ज्यादा बिकने लग गए। जिसकी वजह से सफर कौन किया, जिसकी वजह से सफर किए हमारे इंडियन आर्टिशन और इंडियन टेक्सटाइल वर्कर्स। अब देखो जो इंडियन आर्टिजन है जो कि एक तरह से बर्तन ये सब बनाते थे, ठीक है, उनके बिकने बंद हो गए, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए यहाँ पर। और जो टेक्सटाइल वर्कर जो कपड़ा वपड़ा बनाते थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो वो उन्होंने क्या किया भाई, जब इंसान परेशान हो जाएगा वो सीधा कहाँ भाग गया, एक तरह से हमारी जमीन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो सीधा एग्रीकल्चर में भागा। जब एग्रीकल्चर में भागा तो उन्होंने उसको भी वहां पर भी नहीं छोड़ा, वो 1820 के अराउंड रोतवारी सिस्टम लेके आ गए। रोतवारी सिस्टम वही था जहां पर एक तरह से जो एग्रीकल्चर में इनको सबसे ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे। ठीक है, इन्होंने यहां पर भी इनका बुरा हाल कर दिया। तो ये था हमारा पूरा एक तरह से कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली है वो कैसे खत्म हुई। इसी चार्टर एक्ट का जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है कि जो कंपनी है, कंपनी को 1 लाख रुपए दिए गए ताकि वो इंडिया के अंदर एक तरह से एजुकेशन को बढ़ावा दे सके। ठीक है, ऐसे ही हमारा वुड डिस्पैच भी आया था, तो उसके अंदर भी कहा गया था कि जो हम आगे पढ़ेंगे, वैसे ये एक्ट्स में तो नहीं है मगर एक वुड डिस्पैच आया था इसके अंदर डलहौजी के पीरियड में जो वायसरॉय था उस वक्त, तो एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। तो यहाँ पर भी एक तरह से एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया और 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन के लिए लगाने के लिए बोले। अब जो यहाँ पर पूरी स्टोरी का एक तरह से जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्या है वो देख लो, पूरा निचोड़ क्या है। देखो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप इसको रिलेट कर जाओगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, देखो यहाँ पर तो इंडियन परेशान है, दूसरा कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया जो कंपनी परेशान है उसको अभी सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ पर स्पेस और पॉलिटिकल पावर की। स्पेस मतलब वो जितना सा ज्यादा एक एरिया कब्जा ले। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी कंपनीज आने वाली हैं, यहाँ पर जैसी कंपनी आ गई हैं तो उसको अपना स्पेस घेरना है ताकि वो जो वहां से ज्यादा क्या कर सके, प्रॉफिट घेर सके, प्रॉफिट ले सके। अब प्रॉफिट, अब जगह कैसे घेरेगा वो, पॉलिटिकल पावर कैसे लेगा, एक तरह से लड़ाई करके लेगा। तो वहीं पर वही चीज आ जाती है 1813 के बाद 1817 से 18 के बीच में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है। अब रीजन क्या है कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ही क्यों होती है, क्योंकि मराठा रीजन के अंदर जो एक तरह से कॉटन है बहुत ज्यादा उगती है, वहां पर ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आपको पता ही होगा कॉटन ब्लैक सॉइल में उगती है। तो यहाँ जो कॉटन है, यहाँ पर जो कॉटन है बहुत अच्छी उगती है, तो इसीलिए इनको ये क्या करना पड़ा, एक तरह से वॉर लड़नी पड़ी और इसको कैप्चर करना पड़ा। जहां पर एक तरह से जो ब्रिटिश मोनोपोली ओवर हो चुकी है, यहाँ पर इनको एक तरह से ज्यादा प्रॉफिट के लिए, ज्यादा से ज्यादा कपड़े के लिए इनको कॉटन की जरूरत पड़ी और इन्होंने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ी। तो आज का जो लेक्चर है आज आपको समझ में आया हो,
बहुत सिंपल वे में मैंने शॉर्ट नोट्स की तरफ से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो ऐसे ही मैं लेक्चर आपके लिए लेके आता रहूंगा और ऐसे ही जो आगे के चार्टर एक्ट्स हैं हमारे आते रहेंगे। तब तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।